Hello everyone, welcome back to the channel. My name is Shohardo. In today's video, we are going to talk about one of the famous misconceptions related to Newton's first law of motion. पहले बात मैं इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही कुछ बातें बता दूं एंड एक डिस्क्लेमर दे दूं. ये वीडियो आपके लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है. ऐसा मैं हर एक वीडियो के पहले नहीं बोलता. ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 99.9% ऑफ द टीचर्स, authors and standard textbooks have a misconception when it comes to Newton's first law of motion. आपने क्लास 9 से जैसा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन रीड किया है, जैसा उसको इंटरप्रेट किया है, शायद आपने एक डेडली मिसकंसेप्शन अपने माइंड में ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिया है. एंड इसका नुकसान क्लास 9 या 10 में तो ज़्यादा पता नहीं चलता, बट जब क्लास 11 में जाके फर्स्ट टाइम आप स्यूडो फोर्स नाम का एक चीज़ देखते हो, उसमें भी ये मिसकंसेप्शन इंट्रोड्यूस होके फ्यूचर में कैरी फॉरवर्ड हो जाता है. ये एक ऐसा मिसकंसेप्शन है जो कि बहुत ही स्वीट एंड सिंपल है, पता नहीं चलता, एंड सारे स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स में ऐसा ही लिखा है जैसा कि शायद आपको पता होगा. इसलिए इस वीडियो में ना मैं कोई मैगी स्टाइल का वीडियो नहीं बना सकता कि 2 मिनट में मैंने बता दिया. हमें बहुत ही पेशेंटली एक एक बात को समझते हुए चलना पड़ेगा. दूसरी बात, अगर आप ये वीडियो सिर्फ तब देखो जब आपके पास सफिशिएंट टाइम हो स्टार्टिंग से एंड तक देखने के लिए, क्योंकि अगर आप बीच में वीडियो को छोड़ के जाओ तो शायद आपके माइंड में आप इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन लिख के जाओगे एंड फिर और भी ज़्यादा कन्फ्यूजन में आप पड़ोगे. लास्ट एंड द फाइनल पॉइंट, अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है एंड पेशेंटली मेरे साथ आप एंड ऑफ द वीडियो तक हो तो आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होने वाला है. मैंने बोर्ड में कुछ शेमफुल, कुछ रॉन्ग स्टेटमेंट्स लिखे हैं जो टीचर्स एंड स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स बहुत ही ओपनली यूज करते हैं. पहले वो शेमफुल स्टेटमेंट्स देख लेते हैं, फिर देखते हैं कि वो गलत क्यों है. देखिए, स्टेटमेंट नंबर 1, फर्स्ट लॉ कैन बी डिराइव फ्रॉम सेकेंड लॉ. आपने बहुत सारे फिजिक्स टीचर्स को ऐसा बोलते हुए सुना होगा कि देखो बेटा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ तो बिल्कुल ही फालतू है, बिल्कुल ही फर्जी है. सेकेंड लॉ जो है वही सबसे मेन लॉ है, सेकेंड लॉ ही रियल लॉ है. फर्स्ट लॉ तो सेकेंड लॉ का ही एक स्पेशल केस है. सेकेंड लॉ F इज इक्वल टू ma जो है उसी में तो फर्स्ट लॉ गिवन है. अगर F इज इक्वल टू ma में आप फोर्स को जीरो पुट कर दोगे तो बेटा अगर फोर्स जीरो हो गया तो मास तो जीरो नहीं हो सकता, तो एक्सीलरेशन को जीरो होना ही पड़ेगा. 100% ऑफ द टीचर्स और 99.9% ऑफ द टीचर्स ये बोलते हैं. आप बोलोगे भैया टीचर्स गलत क्या बोलते हैं, आप खुद देखो. अगर फोर्स जीरो है तो एक्सीलरेशन को जीरो होना पड़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं है. ये इक्वेशन ऑल्दो वो बोल रहे हैं भैया, आप एक मैथ्स का एक बेसिक बात बताओ. अगर x इज इक्वल टू वाई इंटू जेड है, मैथ्स में फिजिक्स भूल जाओ, अगर x का वैल्यू जीरो है तो जीरो इज इक्वल टू वाई इंटू जेड. अगर y जीरो नहीं हो सकता तो z को तो जीरो होना ही पड़ेगा, इजंट इट? जैसे यहाँ पे F इज इक्वल टू m, F जीरो है तो आइदर मास जीरो है या एक्सीलरेशन जीरो है. लेफ्ट साइड जीरो हो गया ना, अब राइट साइड में दोनों में से किसी एक को तो जीरो होना पड़ेगा. मास तो जीरो नहीं हो सकता, इसलिए एक्सीलरेशन जीरो. टीचर्स गलत कहाँ बताते हैं, आप सिर्फ इस इक्वेशन को देख के डिटेक्ट नहीं कर पाओगे. एक और बात मैं आपको बोल दूं, फिजिक्स में जो लॉ है ना, लॉ इज नॉट जस्ट अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट. जब मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूँ न्यूटन सेकंड लॉ, उनके माइंड में सिर्फ आता है F इज इक्वल टू m. नहीं, वो तो सिर्फ एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है. मैथमेटिकल स्टेटमेंट देख के आप नहीं बता सकते कि वो लॉ है. लॉ इज अ वर्बल स्टेटमेंट जिसमें सारे कंडीशंस हो. सिर्फ मैथ्स F इज इक्वल टू m है नहीं, F इज इक्वल टू m कब वैलिड है वो बताना है. V इज इक्वल टू I इंटू आर, ओम्स लॉ. नहीं, V इज इक्वल टू I इंटू आर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर. आपको लॉ में कंडीशन बताना जरूरी है कि ये एक यूनिवर्सल लॉ है, मतलब हमेशा एप्लीकेबल है, या कंडीशनल लॉ है. न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू m इट्स अ कंडीशनल लॉ. हमेशा एप्लीकेबल नहीं है, हर सिचुएशन में एप्लीकेबल नहीं है. जैसे फोर्स को जीरो पुट कर दिया, हमेशा एक्सीलरेशन जीरो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है. एक्सीलरेशन जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, जो कि हम एक वीडियो में देखेंगे. एनीवेज, फर्स्ट स्टेटमेंट इज फर्स्ट लॉ कैन बी डिराइव फ्रॉम सेकंड लॉ. फर्स्ट लॉ को सेकंड लॉ से डिराइव किया जा सकता है. बिल्कुल गलत, ये शेमफुल है, सारे शेमफुल स्टेटमेंट्स हैं. फर्स्ट लॉ इज कंटेन्ड इन सेकंड लॉ. टीचर्स को बोलते हुए सुना होगा. 5 स्टेटमेंट्स इसलिए लिखे क्योंकि अलग अलग टीचर्स अलग अलग चीजें बोलते हैं. कुछ टीचर्स बोलते हैं फर्स्ट लॉ इज कंटेन्ड इन द सेकंड लॉ. देखो बेटा, सेकंड लॉ में ही तो फर्स्ट लॉ ऑलरेडी प्रेजेंट है, फर्स्ट लॉ को अलग से पढ़ने का कोई नीड नहीं है. ओके, फर्स्ट लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ सेकंड लॉ. देखो बेटा, ये सेकंड लॉ है. सेकंड लॉ में अगर आप फोर्स को जीरो पुट कर दो तो एक्सीलरेशन जीरो, मतलब v माइनस यू अपॉन टी जीरो, मतलब v इज इक्वल टू यू. यही तो फर्स्ट लॉ है. अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, अनलेस फोर्स इज जीरो. सो इफ फोर्स इज जीरो, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी. दिस इज फर्स्ट लॉ. बहुत टीचर्स को देखा होगा आपने, डिराइव न्यूटन्स फर्स्ट लॉ फ्रॉम सेकंड लॉ. ये डेरिवेशन कर देते हैं, 2-3 मार्क का क्वेश्चन आपके आपके एग्जाम से भी पूछा जाता है. बिल्कुल गलत है बेटा, बिल्कुल गलत है. एनीवेज,
सेकेंड लॉ इज द रियल लॉ। काफी सारे टीचर्स बड़े बड़े स्मार्ट बोर्ड्स लेके आते हैं, टीचर्स स्मार्ट बोर्ड्स में लिख के लाते हैं बेटा सेकेंड लॉ इज द रियल लॉ। ऐसा क्यों? क्योंकि सेकेंड लॉ ही है जिसमें फर्स्ट लॉ है। सेकेंड लॉ से फर्स्ट लॉ भी डिराइव कर सकते हैं, सेकेंड लॉ से थर्ड लॉ भी डिराइव कर सकते हैं। बेटा ये सब मिसकंसेप्शन है। न्यूटन इतना बेवकूफ नहीं है। देखो आप ना अगर ऐसा बोलोगे कि फर्स्ट लॉ इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन सेकेंड लॉ इज द रियल लॉ, इनडायरेक्टली यू आर मर्डरिंग इन द नेम ऑफ साइंस। इनडायरेक्टली आप न्यूटन को बेवकूफ बोल रहे हो। सर आइजैक न्यूटन को आप बेवकूफ बोल रहे हो। कैसे? सर आइजैक न्यूटन ने हमें कितने लॉज ऑफ मोशन दिए? 3 लॉज ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। आप बोल रहे हो नहीं 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 सर आइजैक न्यूटन आपने 3 लॉ नहीं दिए, आपने तो एक ही लॉ दिया, सेकेंड लॉ। क्योंकि फर्स्ट एंड थर्ड में तो आपने हमें बेवकूफ बनाया। सेकेंड लॉ में ऑलरेडी फर्स्ट लॉ प्रेजेंट है, सेकेंड लॉ में ऑलरेडी थर्ड लॉ प्रेजेंट है। मैं नहीं बोलता हूं, जो टीचर्स बोलते हैं। तो इसका मतलब न्यूटन ने इफेक्टिवली कितने लॉ दिए? एक लॉ। एक के लिए क्रेडिट मिलना चाहिए, तो 3 लॉ हम अलग अलग क्यों करते हैं? इतने बेवकूफ तो नहीं होंगे ना वो कि वो 3 अलग लॉज देंगे। सो न्यूटन के जो 3 अलग लॉज है ना, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, तीनों लॉज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर है, किसी को किसी से डिराइव नहीं किया जा सकता। एंड फर्स्ट लॉ को फर्स्ट ही क्यों बोला गया? तो सेकेंड को ही बोल देता। आपका दिमाग इतना है, टेक्स्ट बुक में ऑथर्स का दिमाग इतना चल गया, सेकेंड लॉ इज द रियल लॉ, मतलब न्यूटन ही बेवकूफ है। उसने फर्स्ट पहले बोला, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, है ना? ऐसा बिल्कुल नहीं है। न्यूटन बिल्कुल भी बेवकूफ नहीं हो सकते। फर्स्ट लॉ का अलग मतलब है, सेकेंड लॉ का अलग मतलब है, थर्ड लॉ का अलग मतलब है। तीनों आपस में इंडिपेंडेंट है, तीनों अलग अलग चीजें बोल रहे हैं। एंड एक दूसरे को आप डिराइव नहीं कर सकते। पहले फर्स्ट, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, उसी सीक्वेंस में। ऐसा क्यों? हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। आर यू गेटिंग इट? मिसकंसेप्शन क्या है? एनीवेज, लास्ट स्टेटमेंट इज, बहुत सारे टीचर्स बहुत कॉन्फिडेंटली अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ F इज इक्वल टू m है, तो फर्स्ट लॉ को वो डिराइव कर देते हैं। ये सारी चीजें शेमफुल स्टेटमेंट्स हैं। अगर आप ऐसा बोलते हो, अगर आप टीचर हो, स्टूडेंट हो, आपको थोड़ा सा शर्म आना चाहिए। मेरा इस वीडियो को देख के किसी को इंसल्ट करने का कोई मोटिव नहीं है। यू शुड अंडरस्टैंड कि ये मिसकंसेप्शंस क्यों है। चलिए हम लोग देखते हैं कि व्हाई दीज थिंग्स आर मिसकंसेप्शंस। ऑलराइट, मैं मिटा रहा हूं। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, अब मैं आपको कुछ सिचुएशंस देना चाहता हूं पहले, एंड पहले आपका एक मिसकंसेप्शन क्लियर करूंगा। सिचुएशन नंबर 1 बहुत ही अच्छे से देखना, बहुत ही अच्छे से देखना। एक सरफेस है, एक सरफेस में वी हैव अ ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg। चुपचाप ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, चुपचाप रखा हुआ है। अब यहां पे एक कार है कोई, एंड इसमें एक इंसान खड़ा है। मान लेते हैं ये इंसान का नाम है ए, एंड यहां पे दूसरा है, कुछ कार टाइप का कुछ है, स्केटबोर्ड टाइप का कुछ। दिस इज ऑब्जर्वर बी। डिफरेंस बस इतना सा है, ऑब्जर्वर ए चुपचाप रेस्ट पे है, ऑब्जर्वर बी इज मूविंग फॉरवर्ड विथ एन एक्सीलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एनी डाउट? सो इन आवर सिचुएशन वी हैव अ ब्लॉक केप्ट ऑन अ सरफेस। दिस ब्लॉक इज एट रेस्ट, चुपचाप रखा हुआ है। Observer A is standing on a skateboard and observer B is moving forward with acceleration 3 meter per second square. अब मैं इस सिचुएशन में क्या हो रहा है ये दोनों ऑब्जर्वर से पूछूंगा। एक बार ऑब्जर्वर ए से पूछूंगा, एक बार ऑब्जर्वर बी से पूछूंगा। मैंने कॉल किया ऑब्जर्वर ए को विथ रिस्पेक्ट टू ए। विथ रिस्पेक्ट टू ए मतलब एज सीन बाई आईज ऑफ ए। ऑब्जर्वर ए को मैंने बोला आप खुद के आंखों से सिचुएशन को देखो। उसने बोला ठीक है मैं अपने आंखों से सिचुएशन को देख रहा हूं। एंड मैंने बोला कि क्या क्या हो रहा है सिचुएशन में मुझे बताओ, ठीक है? मेरे साथ साथ बताना। जब ऑब्जर्वर ए के आंखों से देखा गया तो ऑब्जर्वर ए ने बोला वहां पे एक सरफेस है। मैंने कहा ठीक है सरफेस ड्रॉ करो। ऑब्जर्वर ए ने बोला कि वहां पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 2 kg। बिल्कुल सही, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 2 kg। एंड जब ए के आंखों से देखा गया, देखो ए खुद भी रेस्ट पे था, एंड ये तो ग्राउंड है, ग्राउंड तो रेस्ट पे ही होता है। जब ए के आंखों से देखा गया, क्योंकि ए खुद भी रेस्ट पे था, ए के आंखों से देखा गया तो उसने क्या बोला कि ये जो ऑब्जेक्ट है मास 2 kg वो रेस्ट पे है। ए के आंखों से देखा गया। तो मैंने ए से पूछा देखो तो एक बार आजू बाजू कोई फोर्स लग रहा है क्या? इज एनी फोर्स एक्टिंग? उसने बोला नहीं, फोर्स 0 है। व्हाट इज द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक? 0, कोई फोर्स नहीं लग रहा। मैंने बोला हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। आप बोल सकते हो भैया नीचे तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स mg लग रहा है, ऊपर नॉर्मल फोर्स लग रहा है। नहीं, मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पूछ रहा हूँ कि लेफ्ट राइट में कोई फोर्स लग रहा है क्या? उसने बोला नहीं, 0।
मैंने पूछा कि व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ मास ऑफ 2 kg, उसने बोला उसका एक्सीलरेशन भी 0 है। अब बोलोगे भैया सही तो है। आपने जब उससे पूछा फोर्स कितना है, उसने जैसे ही फोर्स 0 बोल दिया तो आपको बताना चाहिए था एक्सीलरेशन तो 0 है, क्योंकि अगर फोर्स 0 होता है एक्सीलरेशन 0 होता है। वही मैं क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। आपने जो आपके माइंड में ये फिट कर रखा है ना कि फोर्स 0 मतलब एक्सीलरेशन 0, यही मिसकंसेप्शन है। आपने बोला कैसे भैया फोर्स 0 मतलब एक्सीलरेशन 0? नहीं, वो तो इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। एक बार बी को पूछो विथ रेस्पेक्ट टू बी को मैंने बोला आप अपने आंखों से देख के बताओ क्या चल रहा है। बी इज नॉट एट रेस्ट। बी खुद एक स्केटबोर्ड में आगे की तरफ जा रहा है विथ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन। सपोज मैं ऑब्जर्वर बी हूं, मैं स्केटबोर्ड में आई एम मूविंग फॉरवर्ड विथ एन एक्सीलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ एज सीन बाय आईज ऑफ बी, बी ने बोला एक सरफेस है, मैंने बोला ठीक है। बी ने बोला कि एक ब्लॉक ऑफ मास 2 kg सरफेस पे रखा हुआ है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने बी से पूछा क्या आजू बाजू कोई फोर्स दिख रहे हो क्या ऐसा कोई लाइन देके कोई फोर्स लगा रहा है, कोई पुश या पुल कोई कर रहा है क्या? उसने बोला नहीं, कोई फोर्स नहीं है। बी ने क्या बोला फोर्स 0 है। ए ने भी क्या बोला था फोर्स 0, क्योंकि जब दोनों की आंखों से देखा जाए तो इधर क्या कोई फोर्स है क्या? फोर्स तो नहीं है, 0। बट बी का खुद का एक एक्सीलरेशन था सामने। अब हमारा ना दुनिया में एक नेचुरल टेंडेंसी होता है, अगर मैं खुद मूव कर रहा हूं, सपोज मैं ट्रेन में मूव कर रहा हूं, जब मैं ट्रेन के खिड़की से बाहर देखूंगा, विंडो से बाहर देखूंगा, तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं तो खुद रेस्ट पे हूं एंड जो सामने वाला जो पैर है ना वो पीछे जा रहा है। सपोज मैं ट्रेन में बैठा हूं एंड मैं आगे की तरफ जा रहा हूं विद सम एक्सीलरेशन, बट व्हेन आई लुक आउटसाइड आई विल फील एज इफ द ट्रीज आर मूविंग अवे फ्रॉम मी, एज इफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स आउटसाइड आर मूविंग अवे फ्रॉम मी। सिमिलरली एक्चुअली तो बी इज मूविंग फॉरवर्ड विद एक्सीलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट एक्सीलरेशन जो है ना it depends upon the frame of reference. Frame of reference means the location from where you are viewing the situation. B is standing on a moving skateboard, moving with 3 meter per second square. So when B के आंखों से जब वो 2 kg को दिखेगा, उसको ऐसा लगेगा कि मैं तो रेस्ट पे हूं, बट 2 kg 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से पीछे की तरफ जा रहा है। So according to B, what is the acceleration of the block? The acceleration of the block is 3 meter per second square towards left. देखो अकॉर्डिंग टू बी व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन 2 kg? फोर्स इज 0। अगर फोर्स 0 है तो क्या एक्सीलरेशन 0? नहीं, एक्सीलरेशन है। यही मैं आपके माइंड में फिट करना चाह रहा हूं। अगर फोर्स 0 तो एक्सीलरेशन 0 डायरेक्टली नहीं बोल सकते, वो डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर कौन है। अब ये बात बता दूं कि फोर्स 0 एक्सीलरेशन 0 कब होगा कब नहीं होगा। देखो ये जो ऑब्जर्वर है ऑब्जर्वर ए, इस ऑब्जर्वर ए का खुद का एक्सीलरेशन कितना है? खुद का एक्सीलरेशन तो 0 है। अगर किसी ऑब्जर्वर का खुद का एक्सीलरेशन 0 है, मतलब वो एक ऐसे लोकेशन में खड़ा हुआ है जिसका खुद का एक्सीलरेशन 0 है, उसको बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। पहली बात, फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो वर्ड है इसका मतलब समझा देता हूं। व्हाट डू यू मीन बाय फ्रेम ऑफ रेफरेंस? व्हाट डू यू मीन बाय फ्रेम ऑफ रेफरेंस? फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज द लोकेशन फ्रॉम वेयर अ मोशन और सिचुएशन इज बीइंग ऑब्जर्व्ड। फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज लोकेशन from where situation is being observed. अब ये जो सिचुएशन है कहां से ऑब्जर्व किया जा रहा है? एक ऐसे लोकेशन से ऑब्जर्व किया जा रहा है जो खुद क्या है रेस्ट पे, मतलब किसका खुद का एक्सीलरेशन क्या है? 0। मतलब क्या मैं इसको नॉन एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल सकता हूं? हाँ। सो कैन आई से ऑब्जर्वर ए इज स्टैंडिंग ऑन अ नॉन एक्सीलरेटेड लोकेशन। ऑब्जर्वर ए जिस स्केटबोर्ड में खड़ा है उसका खुद का एक्सीलरेशन कितना है? 0। सो जहां से आप देख रहे हो सिचुएशन को, अगर उस लोकेशन का खुद का एक्सीलरेशन 0 है तब फोर्स 0 तो एक्सीलरेशन 0। बट देखो बी कहां से देख रहा है सिचुएशन को? बी एक ऐसे लोकेशन से देख रहा है जिसका खुद का एक एक्सीलरेशन है। सो ये जो फ्रेम है, क्या मैं इसको नॉन एक्सीलरेटेड बोलूंगा या एक्सीलरेटेड बोलूंगा? मैं इसको एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलूंगा। धीरे धीरे करके पहले सिचुएशन को नोट करो, धीरे धीरे करके मैं कुछ और चीजें आपको यहां से समझाता हूं। ठीक है, एम आई करेक्ट? चलो सिचुएशन टू देखते। देखना, हटाओ इसको। बिल्कुल। सिचुएशन 1 में हमने जो समझा, सिचुएशन 1 में हमने क्या समझा कि अगर फोर्स 0 है तो कैन इट इंप्लाई दैट, डज इट इंप्लाई दैट एक्सीलरेशन इज 0? नो। फोर्स 0 तो क्या एक्सीलरेशन 0? नहीं, हमेशा नहीं। एक्सीलरेशन मे बी 0, मे नॉट बी 0। कब 0 कब नहीं 0? अगर फोर्स 0 है एंड एक्सीलरेशन भी 0 है,
मतलब आप जो लोकेशन में खड़े हो वो कैसा लोकेशन है, वो एक नॉन एक्सीलरेटेड फ्रेम है, नॉन एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो। एंड अगर फोर्स जीरो के बाद एक्सीलरेशन नॉन जीरो आता है, मतलब आप एक एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो। इज दिस क्लियर? ओके, सिचुएशन 2 देखते हैं फिर से, ये बात फिर से एक बार रीइंफोर्स हो जाएगा। सिचुएशन 2, मान लेते हैं कि मैंने एक स्केटबोर्ड कंसीडर कर लिया। स्केटबोर्ड का मास है 2 kg एंड इसके ऊपर एक ऑब्जर्वर है B. So B is standing on the skateboard and this skateboard is moving forward with acceleration 3 meter per second square. यहाँ पे ग्राउंड है, दिस इज ग्राउंड एंड ग्राउंड में कौन खड़ा है? ऑब्जर्वर A. अब फिर से एक बार A के आंखों से देखा जाएगा स्केटबोर्ड को, एक बार B के आंखों से देखा जाएगा। सो मैं क्या बोल रहा हूँ, लेट्स एनालाइज द स्केटबोर्ड, लेट्स एनालाइज द स्केटबोर्ड एक बार विथ रिस्पेक्ट टू A, एक बार विथ रिस्पेक्ट टू B एंड देखते क्या क्या हो रहा है। एक बार विथ रिस्पेक्ट टू A, विथ रिस्पेक्ट टू B। अब देखिए 2 kg का स्केटबोर्ड है, ये आगे की तरफ जा रहा है विथ एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो जाहिर सी बात है इसमें एक फोर्स लगा होगा। इस सिचुएशन में मान लो कि फोर्स F लगा है, ठीक है। अब देखते हैं विथ रिस्पेक्ट टू A जो ग्राउंड में है। आप पहले बताओ, जो ऑब्जर्वर A है, ऑब्जर्वर A एक एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है या नॉन एक्सीलरेटेड? आप बोल सकते हो कि भैया एक्चुअली तो ग्राउंड भी रेस्ट पे नहीं है क्योंकि अर्थ भी मूव कर रहा है, बट फॉर आवर सिचुएशन, जैसे मैं जब ग्राउंड को देख रहा हूँ अभी, अब आप ग्राउंड को देखो, हमें तो ऐसा लग रहा है ना कि ग्राउंड रेस्ट पे है। सो फॉर आवर कैलकुलेशंस हम ग्राउंड को एक नॉन एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानते हैं। ये मैं एक अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा ऐसा क्यों एंड क्या क्या अजम्पशंस है। अभी के लिए द ग्राउंड इज अ नॉन एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अच्छा, नॉन एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस को ना इनर्शियल फ्रेम भी बोलते हैं, इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। सो विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ए, अगर सिचुएशन को देखा जाए, ऑब्जर्वर ए क्या बोलेगा? ऑब्जर्वर ए बोलेगा कि भैया एक स्केटबोर्ड है जिसका मास कितना है 2 kg। जब ऑब्जर्वर ए के आंखों से देखा जाए तो स्केटबोर्ड का खुद का एक्सेलरेशन कितना है? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब आगे जा रहा है विथ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड उसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है F। देखो अब ए के आंखों से पूरा सिचुएशन देखो, क्या होगा? वो यही दिखेगा ना, वो बोलेगा बी भी है उसके ऊपर। चलो अब फोर्स कितना आ जाएगा? ये फोर्स F इज इक्वल टू m इंटू ए होता है। सो मास इज 2, एक्सेलरेशन इज 3, मतलब वो बोलेगा 6 न्यूटन फोर्स एक्ट कर रहा है। जब बी के आंखों से देखा जाए, अब बी के आंखों से, आपको बी के आंखों से देखना है, बी के आंखों से देखोगे तो एक स्केटबोर्ड मिलेगा 2 kg का, ठीक है। बी को मैंने पूछा स्केटबोर्ड में कितना फोर्स लग रहा है, बी के आंखों से देखोगे तो बोलेगा देखो इधर तो एक फोर्स F, ये फोर्स F तो उसको दिखेगा। अब समझना, अब मुझे करेक्ट आंसर देना। आप ऑब्जर्वर बी हो, आप स्केटबोर्ड के ऊपर ही खड़े हो। मैंने बोला इस स्केटबोर्ड का एक्सेलरेशन कितना है, बी जैसे ही नीचे देखेगा बी बोलेगा अरे स्केटबोर्ड तो जस्ट मेरे नीचे है। फिर थोड़ा और आगे चल गया, देखो सपोज ये ऑब्जर्वर बी है, सपोज ये ऑब्जर्वर बी है, स्केटबोर्ड है एंड आगे की तरफ जा रहा है, वो जितनी भी बार नीचे देखेगा उसको लगेगा भाई स्केटबोर्ड तो जस्ट मेरे नीचे है। ऑल्दो स्केटबोर्ड का एक एक्सेलरेशन है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो तो ऑब्जर्वर ए के लिए फील होगा। ऑब्जर्वर ए क्या फील करेगा? अरे स्केटबोर्ड तो मेरे से दूर जा रहा है, स्केटबोर्ड तो मेरे से दूर जा रहा है विद एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो हमने यूज किया। बट ऑब्जर्वर बी को क्या लगेगा? अरे स्केटबोर्ड तो हमेशा मेरे नीचे है। तो उसको पूछा जाए तो एक्सेलरेशन कितना होगा? 0, बट फोर्स है। देखो ऑब्जर्वर बी के लिए सिचुएशन कैसा है? अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर बी फोर्स इज एक्टिंग ऑन द स्केटबोर्ड बट एक्सेलरेशन 0। लास्ट वाले इलस्ट्रेशन में हमने क्या देखा था? फोर्स 0 है बट एक्सेलरेशन नॉन 0 है। आज एक्सेलरेशन 0 है तो फोर्स 0 है। इन दोनों सिचुएशन से हमने क्या कंक्लूड किया? इन दोनों सिचुएशन से हमने क्या कंक्लूड किया? अगर इफ नेट फोर्स, इफ टोटल फोर्स इज 0, डज इट इंप्लाई दैट नेट एक्सेलरेशन इज 0? नो 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 नो, 0 हो भी सकता है, 0 नहीं भी हो सकता है। इफ नेट एक्सेलरेशन इज 0, टोटल एक्सेलरेशन 0 है, अगर टोटल एक्सेलरेशन 0 है, डज इट इंप्लाई कि नेट फोर्स भी 0 होगा? नहीं। ये इंपॉर्टेंट मिसकंसेप्शन पहले आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, इसके बाद ही हम आगे देख पाएंगे। पहले आप इतना नोट कर लो, इसको अच्छे से समझ लो। आई नो आपके लिए नया होगा, किसी टीचर ने आपको इतना अच्छे से नहीं समझाया होगा, पहले अच्छे से समझ लो, इसके बाद हम आगे देखते हैं कि क्या हो रहा है। समझ लिया इतना?
इतना समझ में आ गया? चलिए, गॉट इट? नाउ ये कंक्लूड कर लिया ना, बस अब अपने प्रीवियस नॉलेज को भूलते हुए हमने नया नॉलेज सीखा। अब जो कंसेप्ट एक मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, दैट इज व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक बार क्लियर कर लेते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। पहली बात, जो मोशन टर्म है ना, इट्स अ रिलेटिव टर्म। एक ऑब्जर्वर के लिए एक सेम ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जर्वर के लिए रेस्ट पे एंड दूसरे ऑब्जर्वर के लिए मोशन में, ऐसा हो सकता है। सो वी हैव टू डिफाइन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज द लोकेशन फ्रॉम वेयर situations are being observed. Frame of reference can also be called observation point. Observation point, किस पॉइंट से ऑब्जर्व किया जा रहा है। इस दुनिया में दो टाइप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, दो टाइप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। एक है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम, एंड दूसरा है नॉन इनर्शियल फ्रेम, दूसरा है नॉन इनर्शियल फ्रेम। व्हाट इज इनर्शियल फ्रेम? इनर्शियल फ्रेम is an accelerated frame or non-accelerated? Non-accelerated मतलब एक ऐसा लोकेशन जिसका खुद का एक्सेलरेशन नहीं है। So this is non-accelerated frame, ठीक है। Although ऐसा फ्रेम मिलना, ऐसा लोकेशन मिलना बहुत मुश्किल है, बट फॉर सिंप्लिसिटी हम अर्थ या फिर ग्राउंड is considered inertial, क्योंकि जब हम अपने आंखों से देखते हैं तो अर्थ तो ऑलमोस्ट रेस्ट पे ही है, तो हम इसको इनर्शियल मानते हैं। और तो ये प्रॉपर रीजन नहीं है, एक और वीडियो में मैं बताऊंगा कि अर्थ को क्यों इनर्शियल फ्रेम माना जाता है। अभी क्योंकि देखो, मैं ये मान रहा हूँ कि मेरे वीडियोस क्लास 9 एंड 10 के स्टूडेंट्स मेजरली देख रहे हैं, इसलिए मैं आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा। इतना आप याद रखोगे तो आपके लिए सफिशिएंट है। ऑल्दो देयर आर बेटर डेफिनेशंस ऑफ इनर्शियल फ्रेम। अगर आप 11 एंड 12 के स्टूडेंट्स हो तो आपके लिए और बेटर डेफिनेशन हो सकता है। अभी के लिए इतना। चलो, नॉन इनर्शियल फ्रेम मतलब नॉन इनर्शियल, ओके। नॉन इनर्शियल मतलब एक्सीलरेटेड फ्रेम। क्यों बता रहे हो? अब जब न्यूटन साहब ने अपने लॉज दिए, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, उन्होंने अपने फर्स्ट लॉ में ये क्लियर कर दिया कि मेरे जो लॉज है वो सिर्फ और सिर्फ इनर्शियल फ्रेम में एप्लीकेबल होंगे या नॉन इनर्शियल फ्रेम में एप्लीकेबल होंगे, नॉन एक्सीलरेटेड फ्रेम में एप्लीकेबल होंगे। एंड यही फर्स्ट लॉ है। आप जो फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट देखते हो ना, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट, जो रेस्ट पे है वो रेस्ट पे रहेगा, जो मोशन में है वो मोशन में ही रहेगा, अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। तो आप ये कंक्लूड कर लेते हो अपने मन में आप ये कंक्लूड कर लेते हो, बेटा फोर्स जीरो, दैट इंप्लाइज एक्सेलरेशन जीरो। क्या ये हमेशा होगा? नहीं। बट क्या फोर्स जीरो तो एक्सेलरेशन जीरो, क्या ये इनर्शियल फ्रेम में हमेशा होगा? हाँ। तो आपके मन में एक एडिशनल इनपुट ये देना चाहिए था टीचर्स को, ये बताने के पहले, बेटा फोर्स जीरो तो एक्सेलरेशन जीरो। अब ये मत बताओ कि जूनियर क्लासेस है इसलिए टीचर्स ने ऐसे ही बता दिया। नहीं, गलत चीजें नहीं बता सकते जूनियर क्लासेस में भी। ये क्या है, मैं जूनियर क्लासेस में भी तो ये समझा ही रहा हूँ, ये समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बट जूनियर क्लासेस में रॉन्ग स्टेटमेंट्स कभी नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर रॉन्ग स्टेटमेंट्स दे दो तो एक परमानेंट मिसकंसेप्शन उनके माइंड में डेवलप हो जाएगा, जो मैं आगे समझाऊंगा क्या। तो अगर आप मेरे स्टूडेंट हो, अगर ये वीडियो देख रहे हो, तो अब से अपने मन में कैसे फिट करो, अगर फोर्स जीरो तो क्या एक्सेलरेशन जीरो? नहीं, हमेशा नहीं। बट क्या फोर्स जीरो तो एक्सेलरेशन जीरो इन इनर्शियल फ्रेम? यस। सो व्हाट इज द कंक्लूजन? इनर्शियल फ्रेम, राइट? नाउ आई विल redefine न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ फॉर यू। अब हम देखेंगे कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का एक्चुअल स्टेटमेंट क्या है एंड सर आइजैक न्यूटन ने ये लॉ कैसे फ्रेम किए होंगे, एंड आपको पता चलेगा कि क्या सेकेंड लॉ को फर्स्ट लॉ से डिराइव किया जा सकता है कि नहीं। सुनो, अब एक पॉइंट के लिए ये मानो कि मैं ही सर आइजैक न्यूटन हूं, ठीक है। ये मेरे लिए गर्व की बात है। मैं आपको दिखाता हूं कि उन्होंने एग्जैक्टली ये लॉज कैसे फ्रेम किए होंगे। ये दिखाना बहुत जरूरी है, वरना आपको ये लगेगा कि सेकंड लॉ रियल लॉ है। जो टीचर्स बोलते हैं ना कि बेटा सेकंड लॉ रियल लॉ है, सेकंड लॉ में फर्स्ट है, नहीं, फर्स्ट से सेकंड है। कौन सा? क्या मैं सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ ला सकता हूं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सेकंड से फर्स्ट लाने जाओगे मिसकंसेप्शन हो जाएगा। पहले कौन आया? फर्स्ट, एंड फिर आया सेकंड। कैसे आया? देखो, सपोज आई एम आइजैक न्यूटन, तो सर ने कैसे लॉज दिए होंगे, ही सेइंग, सर के मन में जो आया होगा वो मैं बोर्ड में लिख रहा हूं। एक दिन उनके मन में आया, आई वॉन्ट टू गिव, आइजैक न्यूटन सर बोल रहे हैं, आई वॉन्ट टू गिव 3 लॉज
ऑफ मोशन, आई वॉन्ट टू गिव 3 लॉज ऑफ मोशन। तो हमने कहा ठीक है सर बिल्कुल दीजिए। उन्होंने कहा फर्स्ट लॉ, आपको ऐसा रीड करना चाहिए फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ में उन्होंने क्या कहा, उन्होंने फर्स्ट लॉ में यह बताया कि उनके बाकी लॉज कौन से सिचुएशंस में एप्लीकेबल है एंड कौन से सिचुएशन में एप्लीकेबल नहीं है। फर्स्ट लॉ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ। सब सोचते हैं फर्स्ट लॉ इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट, फर्स्ट लॉ तो फालतू है, सेकंड से बस नहीं। फर्स्ट लॉ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर यही गलत कर लोगे, यही गलत सीख लोगे तो आगे वाले सारे लॉज में गलती आएंगे। इनफैक्ट अगर आप सर आइजैक न्यूटन का बायोग्राफी रीड करो तो वहां पे ये लिखा हुआ है कि उनको सबसे ज्यादा दिक्कत आया उनके फर्स्ट लॉ के स्टेटमेंट्स को फ्रेम करने के लिए। फर्स्ट लॉ का जो स्टेटमेंट है उसको उन्होंने मल्टीपल टाइम्स रिवाइज किया कि एकदम एक्यूरेटली वो उन्हें कन्वे कर पाए। प्रॉब्लम क्यों हुआ, क्योंकि उनके ये जो लॉज है ना वो लैटिन में उन्होंने दिया था एंड उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन आज हम रीड करते हैं। जो आप सेकेंड लॉ रीड करते हो ना इन द फॉर्म ऑफ चेंज इन मोमेंटम एंड समथिंग, तो उन्होंने चेंज इन मोमेंटम ये सब वर्ड्स ही यूज नहीं किए होंगे, उन्होंने तो कुछ और ही वर्ड्स यूज किए होंगे। फिर साइंटिफिक कम्युनिटी ने उन वर्ड्स को हमारे लिए सिंप्लीफाई किया, न्यू टर्म्स यूज किए, मोमेंटम वगैरह, एंड आज हम जो लॉस पढ़ते हैं वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा रिवाइज्ड है। बट जो सर आइजैक न्यूटन का एक्चुअल आइडिया था अबाउट द लॉज ऑफ मोशन, वो एक्चुअल आइडिया तो सेम रहना चाहिए। जब लैटिन से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया, कुछ हुलुलु ऑथर्स ने उसको गलत ट्रांसलेट किया, उसका गलत मतलब निकाला, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें न्यूटन साहब ने क्या बोला, इन दिस लॉ आई वॉन्ट टू डिफाइन, इन दिस लॉ आई वॉन्ट टू डिफाइन। अगर सर आइजैक न्यूटन का फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश होता ना तो ऐसे लिखते हैं, इन दिस लॉ आई वॉन्ट टू डिफाइन द लोकेशन, आई वॉन्ट टू डिफाइन द डोमेन या लोकेशन where my laws are valid, where my laws are valid। अरे फर्स्ट लॉ रीड करके आपको क्या लग रहा है, फर्स्ट लॉ में न्यूटन सब क्या बोलना चाह रहे हैं, वो बोल रहे हैं इन दिस लॉ, इन द फर्स्ट लॉ आई वांट टू डिफाइन, मैं ये बताना चाह रहा हूं द डोमेन और द लोकेशन वेयर माय लॉज आर वैलिड। फर्स्ट क्वेश्चन अपने मन में क्या आता है, सर आप जो लॉज अभी देने वाले हो क्या वो हमेशा वैलिड है? नहीं, हमेशा वैलिड नहीं है, वो सिर्फ स्पेसिफिक रीजन्स में वैलिड है। सो न्यूटन का जो लॉ है, ये जो न्यूटन के 3 लॉज है, ये यूनिवर्सल लॉ है, हमेशा वैलिड है, या कंडीशनल लॉ है? कंडीशनल लॉ, दीज आर कंडीशनल लॉज, इट इज वैलिड ओनली अंडर पर्टिकुलर कंडीशन। एंड वो कंडीशन क्या है, कब वैलिड है कब वैलिड नहीं है, वही उन्होंने फर्स्ट लॉ में दिया। अब सोचो, आप फर्स्ट स्किप करके सेकंड में जा रहे हो तो आपको पता ही नहीं है लॉ कहाँ वैलिड है, एंड आप एफ इक्वल टू एम ए लेके घूम रहे हो, हर जगह अप्लाई कर रहे हो। अरे कहाँ एप्लीकेबल है कहाँ एप्लीकेबल नहीं है वो तो देखो। आपने तो फर्स्ट लॉ का एक स्टेटमेंट रट लिया, और रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में तो मोशन, हमेशा नहीं, कंडीशन है उसके पीछे। तो वो कंडीशन क्या है, देखो, माई लॉज मेरे लॉज आर वैलिड ओनली फॉर एन ऑब्जर्वर, कहां पे, इन इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम, इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हो, अगर आप मेरे लॉज यूज करना चाहते हो तो पहली बात, यू गो एंड सिट इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब नॉन एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ग्राउंड पे बैठ के अप्लाई करो। एक स्केटबोर्ड जिसका खुद का एक्सीलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है सामने, वहां पे बैठ के मत अप्लाई करो। माई लॉज आर वैलिड ओनली इन एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। This is first law. What you read is not first law. In Newton's first law, what is the significance of Newton's first law? In Newton's first law, he defines the domain or the location or the region where all his laws are valid. First law is the most important law. First law tells you when to use second law. Without reading first law, if you apply second law, you will have misconceptions. Am I clear with first law? First law limits the scope of second law. First law limits the scope of second law, मतलब second law कहाँ अप्लाई कर सकते हो वो फर्स्ट बताएगा। पहले तो आप एक ऐसे ऑब्जर्वर को ढूंढो, एक ऐसे लोकेशन में जाओ जो खुद नॉन एक्सीलरेटेड है। अगर आप खुद का एक्सीलरेशन है आपका तो आप मेरे लॉज अप्लाई नहीं कर सकते। दिस इज फर्स्ट लॉ। भैया अगर ये लॉ लिखेंगे एग्जाम में तो क्या मार्क्स मिलेगा? मार्क्स तो नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके हुलुलु टीचर्स को तो डाइजेस्ट ही नहीं होगा।
तो एग्जाम में क्या लिखना है, एग्जाम में आप वही लिखो, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट, एन ऑब्जेक्ट इन मोशन रिमेन्स इन मोशन in the straight line in the same direction unless acted upon by an external force in inertial frame of reference. तो रुको, एग्जाम के लिए पहले ये नोट कर लो, समझ लो पहले फर्स्ट लॉ समझ लिया. अब एग्जाम में क्या लिखना है अगर फर्स्ट लॉ पूछे तो, आपके मन के लिए तो आपने फिट कर लिया. एग्जाम के लिए एग्जाम फर्स्ट लॉ अगर पूछे, इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस an object at rest remains at rest, object in motion remains in motion in the same direction with the same speed unless acted upon by an external unbalanced force. जो आप स्टेटमेंट लिखते हो मैं वो नहीं लिख रहा. Am I getting it? ठीक है, चलो. सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि फाइनल कंक्लूजन क्या है, मतलब फर्स्ट लॉ का कंक्लूजन क्या है. फर्स्ट लॉ का सिर्फ इतना कंक्लूजन बार बार रीइंफोर्स कर रहा हूँ. सो व्हाट इज फर्स्ट लॉ? व्हाट इज फर्स्ट लॉ? इज यूज माई law only in inertial frame of reference, only in inertial frame of reference. अब सेकेंड लॉ देखना, in inertial frame of reference, in inertial फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ये पहले ही बोलना पड़ेगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. जो आप बोलना चाहते हो कि नेट फोर्स इज चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, जो आप बोलोगे. एंड इसी से अब वो मैं डिराइव नहीं कर रहा हूं, आप डिराइव कर सकते. इसी से अगर मास कांस्टेंट है तो F इज इक्वल टू m है. तो बताओ F इज इक्वल टू m एक यूनिवर्सल लॉ है या फिर एक कंडीशनल लॉ है? दिस इज अ कंडीशनल लॉ. दिस इज अ कंडीशनल लॉ. अब यहां से बताओ, देखते हैं मेरे स्टूडेंट्स, if total force is zero, does it imply that acceleration is zero? No. But क्या मैं बोल सकता हूँ, if total force is zero, then acceleration is zero in inertial frame of reference. In inertial, हाँ अब ठीक है. सुनना, अगर मैं without teaching first law आपको सेकेंड लॉ पढ़ाता, सिर्फ F इक्वल टू m बोलता, आपको क्या लगता? F0 का एक्सलेशन जीरो. बट क्या F0 एक्सलेशन जीरो फर्स्ट लॉ है, या फिर F0 implies acceleration zero in inertial frame? ये जो इंग्लिश में वर्ड लिखा है, ये जो दिस इज सेकेंड लॉ, दिस इज फर्स्ट लॉ. समझ रहे हो? सो जो टीचर्स अटेम्प्ट करते हैं, अब देखो अकॉर्डिंग टू टीचर्स क्यों गलत है, मिटा रहा हूं. अब देखना टीचर्स के लिए क्यों गलत है. सुनना, टीचर्स क्या करते हैं, टीचर्स बोलते हैं ओहो बेटा डिराइव, टीचर्स एक क्वेश्चन देते हैं आपको, डिराइव फर्स्ट लॉ फ्रॉम सेकेंड लॉ, डिराइव फर्स्ट लॉ फ्रॉम सेकेंड लॉ. ठीक है बेटा, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ वी नो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन. आप बोलते हो हाँ सर कोई दिक्कत नहीं. इफ फोर्स इज जीरो, अगर टोटल फोर्स जीरो है, दैट इंप्लाइज एक्सीलरेशन इज जीरो. दिस लाइन, दिस introduces a permanent misconception in the minds of students, and they think that this is first law. फोर्स जीरो पुट कर दिया, एक्सीलरेशन जीरो आ गया, सेकेंड लॉ में तो फर्स्ट लॉ है. नहीं, सेकेंड लॉ में फर्स्ट लॉ नहीं है. अगर विदाउट टीचिंग फर्स्ट लॉ, मतलब लॉज वैलिड कहा है वही मैंने नहीं बताया, वही तो बताया न्यूटन साहब ने फर्स्ट लॉ में कि कहाँ वैलिड है कहाँ वैलिड नहीं है. अगर वो फर्स्ट लॉ नहीं बताते, अगर न्यूटन साहब सिर्फ सेकेंड लॉ देते, एक दिन उन्होंने उठाया बोल दिया F इज इक्वल टू m है, तो आप तो F इज इक्वल टू m को ऐसे लगा दोगे, एंड दैट इंप्लाइज दैट v माइनस u बाई t इज जीरो. दैट इंप्लाइज v इज इक्वल टू u. कहाँ गलती है? ये जो बुक्स में किया जाता है कहाँ गलती है? इज दिस करेक्ट और इनकरेक्ट? दिस लाइन इज द मिस्टेक. दिस introduces a permanent misconception in the minds of students. So can you derive first law from second law? No, you cannot derive first law from second law. पहले फर्स्ट आया, उसने डिफाइन किया कहाँ एप्लीकेबल है कहाँ एप्लीकेबल नहीं है, उसके बाद सेकंड आया एंड फिर किया. आप बोलोगे क्यों नहीं किया? F इज इक्वल टू जीरो, एक्सीलरेशन जीरो. नहीं, एक्सीलरेशन जीरो इन इनर्शियल फ्रेम. वो कैसे बताओगे? आप मुझे ये बता दो, व्हाट इज फर्स्ट लॉ. सुनना,
व्हाट इज इनकरेक्ट फर्स्ट लॉ एंड व्हाट इज करेक्ट, ये मिटा लो, सुनो, व्हाट इज करेक्ट फर्स्ट लॉ एंड व्हाट इज इनकरेक्ट फर्स्ट लॉ. करेक्ट फर्स्ट लॉ वर्सेस इनकरेक्ट फर्स्ट लॉ. सुनो, F is equal to ma. If force 0 implies acceleration 0. This is incorrect from first law. But correct. If F is equal to ma. If force is 0, acceleration 0 in inertial frame. In inertial frame. This is correct. तो क्या आप सेकंड से फर्स्ट में जा सकते हो? नहीं, क्योंकि ये इन इनर्शियल फ्रेम, ये वाला लाइन कहां से लाओगे? अगर आपको विदाउट टीचिंग फर्स्ट लॉ सिर्फ मैं F इक्वल टू m बता देता तो आपको लगता कि जब भी फोर्स देता तब भी एक्सेलरेशन 0, बट ऐसा जरूरी नहीं है इन इनर्शियल फ्रेम. इसलिए पहले क्या पढ़ना था मुझे? व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ लॉ. सीक्वेंस कब कैसे आया? सीक्वेंस क्या है? पहले फर्स्ट आया, पहले फर्स्ट लॉ आया, फर्स्ट लॉ के बाद सेकंड लॉ आया, उसके बाद थर्ड लॉ आया. अब मैं फाइनली बताता हूं कि तीनों लॉज में न्यूटन साहब ने क्या क्या इंफॉर्मेशन कन्वे किया. फर्स्ट लॉ टेल्स अस द डोमेन वेयर अदर लॉज आर वैलिड, ठीक है. फर्स्ट लॉ ने क्या बताया कि हमेशा मेरे लॉज को इनर्शियल फ्रेम में यूज करना. अगर फर्स्ट लॉ ये नहीं बताता तो सेकंड से मिसकंसेप्शन आ जाता. सेकेंड लॉ क्या है? इन इनर्शियल फ्रेम. अगर आप इनर्शियल फ्रेम में हो बेटा, अगर आप इनर्शियल फ्रेम में हो तब F इक्वल टू m है. तो बताओ फर्स्ट से सेकंड आया या सेकंड से फर्स्ट? फर्स्ट से सेकंड आया, सेकंड से फर्स्ट नहीं आया. थर्ड लॉ क्या बताता है? कोई टीचर सेकंड से थर्ड डिराइव कर देते हैं, सेकंड से बस ये लेके आते हैं F12 इज इक्वल टू F21. सिर्फ ये थोड़ी है सेकंड लॉ कि इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगा. नहीं, इक्वल होना चाहिए फोर्स, ऑपोजिट होना चाहिए डायरेक्शन में, सेम नेचर के होना चाहिए, डिफरेंट बॉडीज में लगना चाहिए. ये सब स्टेटमेंट्स, दिस इज थर्ड लॉ. सिर्फ दिस इज नॉट थर्ड लॉ, सिर्फ दिस स्टेटमेंट इज नॉट थर्ड लॉ. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज ओनली मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स आर नॉट लॉज. लॉज मीन्स फुल स्टेटमेंट्स, फुल कंडीशंस, एवरीथिंग. सो इन द थर्ड लॉ व्हाट डिड इट से? दैट दुनिया में जब भी फोर्स एग्जिस्ट करेंगे हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करेंगे. एक सिंगल फोर्स कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकता. फोर्सेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स. फोर्सेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स. अ सिंगल आइसोलेटेड फोर्स कैन नॉट एग्जिस्ट. अगर आप चाहते हो तो थर्ड लॉ को मैं अगले वीडियो में और भी डिटेल में समझाऊंगा एंड थर्ड लॉ से रिलेटेड भी हम कुछ मिसकंसेप्शंस देखेंगे. बट आई होप इस वीडियो के थ्रू मैंने न्यूटन्स फर्स्ट एंड सेकंड लॉ का मिसकंसेप्शन दूर कर दिया. तो मेरे स्टूडेंट्स आज से आप अपने माइंड में क्या फाइनल करोगे? कैन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ बी डिराइव्ड फ्रॉम सेकंड लॉ? नो. इज फर्स्ट लॉ अ स्पेशल केस ऑफ सेकंड लॉ? नो. इज फर्स्ट लॉ ऑलरेडी कंटेन्ड इन सेकंड लॉ? नो. If force is 0, does it imply acceleration is 0? No. If acceleration is 0, does it imply force is 0? No. But, if force is 0, is acceleration 0 in inertial frame? Yes. If acceleration is 0, is force is 0 in inertial frame? Yes. Are Newton's laws always valid or valid only in inertial frame? Only in inertial frame. पहले सेकंड आया, पहले फर्स्ट आया. पहले फर्स्ट आया, फर्स्ट ने बताया कि कहाँ यूज करना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है. उसके बाद सेकेंड लॉ फ्रेम हुआ. आर न्यूटन्स लॉज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड डिपेंडेंट ऑन ईच अदर और इंडिपेंडेंट ऑन ईच अदर? इंडिपेंडेंट. सो न्यूटन्स लॉज आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड आपका जो मिसकंसेप्शन है वो क्लियर हुआ होगा. आई एम रनिंग अ मिसकंसेप्शन सीरीज. अगर फिजिक्स में किसी भी टॉपिक में आपको मिसकंसेप्शन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो. इन द नेक्स्ट वीडियो विल टेक इट अप. टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय.